राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 है। ओके, इसका हम इसमें इंट्रोडक्शन जानेंगे। पूरा डिटेल में आपको मैं पूरी कंप्लीट एनईपी 2020 आपको करवाने वाली हूँ। फुल डिटेल हिंदी में अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे। ओके, ये आपके हर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी सरकारी एग्जाम है, टीचरशिप का एग्जाम है, कोई सा भी, तो उसके लिए हर एग्जाम के लिए एनईपी 2020 स्पेशली टीचर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ वी विल स्टार्ट विदाउट एनी डिले। ओके, नाउ राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। ओके, परिचय में मतलब इंट्रोडक्शन में हम जानेंगे शिक्षा पूर्ण मानव क्षमता को प्राप्त करने एक न्याय संगत और न्यायपूर्ण समाज के विकास और राष्ट्रीय विकास को बढ़ावा देने के लिए मूलभूत आवश्यकता है। ओके, जैसे हम जानते हैं शिक्षा सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एक तक सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करना, वैश्विक मंच पर सामाजिक न्याय और समानता, वैज्ञानिक उन्नति, राष्ट्रीय एकीकरण, सांस्कृतिक संरक्षण के संदर्भ में भारत की सतत प्रगति और आर्थिक विकास की कुंजी है। सार्वभौमिक उच्चतर स्तरीय शिक्षा वह उचित माध्यम है जिससे देश की समृद्ध प्रतिभा और संसाधनों का सर्वोच्च विकास और संवर्धन व्यक्ति, समाज, राष्ट्र और विश्व की भलाई के लिए किया जा सकता है। अगले दशक में भारत दुनिया का सबसे युवा जनसंख्या वाला देश होगा और इन युवाओं को उच्चतम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराने पर ही भारत का भविष्य निर्भर करेगा। मतलब एनईपी 2020 इसलिए बनाई गई कि हम अपने शिक्षा के स्तर में सुधार कर सके, मतलब शिक्षा के स्तर में गुणवत्ता में सुधार कर सकें, क्योंकि अगर जिस देश की शिक्षा अच्छी होगी, जितनी अच्छी होगी उतना ही देश तरक्की करता है। ठीक है, इसलिए सरकार ने ये इनिशिएटिव लिया। भारत द्वारा 2015 में अपनाए गए सतत विकास एजेंडा 2030 की लक्ष्य एसडीजी लक्ष्य 4 में एसडीजी गोल है में परिलक्षित वैश्विक शिक्षा विकास एजेंडा के अनुसार विश्व में 2030 तक सभी के लिए समावेशी और समान, मतलब 2030 तक गोल रखा गया कि समावेशी। ये एसडीजी गोल बने थे आपके 2004 में। ठीक है, इसके एसडीजी गोल लक्ष्य 4 है, इसका गोल 4 में एसडीजी। ठीक है, इसमें इसको कहा गया कि समावेशी शिक्षा को 2030 तक का गोल रखा गया कि 2030 तक सबको क्या की जाएगी, समावेशी शिक्षा दी जाएगी और समान गुणवत्ता की शिक्षा दी जाएगी। ओके, समावेशी शिक्षा क्या होती है? समावेशी शिक्षा वह होती है जो सभी के लिए समान हो, वो किसी भी वर्ग का हो, किसी भी, चाहे फिजिकली डिसेबल कोई भी कंडीशन हो, सभी के लिए समावेशी शिक्षा का मतलब है कि सभी को इंटीग्रेटेड करके शिक्षा दी जाएगी। मतलब सभी वर्ग को, सभी मतलब 360 क्या किया जाएगा, डेवलपमेंट किया जाएगा। ठीक है, मतलब चारों तरफ से लेके शिक्षा सबको समानता से प्रदान की जाएगी। इस तरह के उदात्त लक्ष्य के लिए संपूर्ण शिक्षा प्रणाली को समर्थन और अधिगम में बढ़ावा देने के लिए पुनर्गठित करने की आवश्यकता होगी, ताकि सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा के सभी महत्वपूर्ण टारगेट और लक्ष्य एसडीजी प्राप्त किए जा सके। मतलब एसडीजी गोल का आपसे पूछ लिया जाएगा कब तक का टारगेट रखा है, तो कब तक का रखा है, 2030 तक। ओके, ज्ञान के परिदृश्य में पूरा विश्व तेजी से परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। बिग डेटा, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों में हो रहे बहुत से वैज्ञानिक तकनीकी विकास के चलते एक और विश्व भर में अकुशल कामगारों की जगह मशीनें काम करने लगेंगी। दूसरी ओर डेटा साइंस, कंप्यूटर साइंस, गणित के क्षेत्रों में भी ऐसे कुशल कामगारों की जरूरत और मांग बढ़ेगी जो विज्ञान, समाज विज्ञान और मानविकी के विविध विषयों में योग्यता रखते हैं। जलवायु परिवर्तन, बढ़ते प्रदूषण और घटते प्राकृतिक संसाधनों की वजह से हमें ऊर्जा, भोजन, पानी, स्वच्छता आदि की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नए रास्ते खोजने होंगे और इस कारण भी जीव विज्ञान, रासायनिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान, कृषि, जलवायु विज्ञान और समाज विज्ञान के क्षेत्रों में नए कुशल कामगारों की जरूरत होगी। महामारी के बढ़ते उद्योग, संक्रमण, रोग प्रबंधन और टीकों के विकास में सहयोगी अनुसंधान और परिणामी सामाजिक मुद्दे बहु विषयक और अधिगम की आवश्यकता को बढ़ाते हैं। मानविकी और कला की मांग बढ़ेगी क्योंकि भारत एक विकसित देश बनने के साथ साथ दुनिया की 3 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनने की ओर अग्रसर है। रोजगार और वैश्विक पारिस्थितिकी में तीव्र गति से आ रहे परिवर्तनों की वजह से यह जरूरी हो गया है कि बच्चे जो कुछ सिखाया जा रहा है उसे तो सीखें ही और साथ में भी सतत सीखते रहने की कला भी सीखें। इसलिए शिक्षा में विषय वस्तु को बढ़ाने की जगह जोर इस बात पर अधिक होने की जरूरत है कि बच्चे समस्या समाधान, तार्किक एवं रचनात्मक रूप से सोचना सीखें, विविध विषयों के बीच अंतर संबंधों को देख पाए, कुछ नया सोच पाए, नई जानकारी और नए और बदलती परिस्थितियों या क्षेत्रों में उपयोग में ला पाए। जरूरत है कि शिक्षण प्रक्रिया शिक्षार्थी केंद्रित हो, मतलब लर्नर सेंटर हो। ओके,
जिज्ञासा, खोज, अनुभव और संवाद के आधार पर संचालित हो, लचीली हो और समग्रता और समन्वित रूप से देखने समझने में सक्षम बनाने वाली और अवश्य ही रुचिपूर्ण हो। शिक्षा शिक्षार्थियों के जीवन के सभी पक्षों क्षमताओं का संतुलन विकास करे। इसके लिए पाठ्यक्रम में विज्ञान और गणित की अलावा बुनियादी कला, शिल्प, मानविकी, खेल, फिटनेस, भाषाओं, साहित्य, संस्कृति और मूल्य का अवश्य ही समावेश किया जाए। शिक्षा से चरित्र निर्माण होना चाहिए। शिक्षार्थियों ने नैतिकता, तार्किकता, करुणा, संवेदनशीलता विकसित करनी चाहिए। साथ ही रोजगार के लिए सक्षम बनाना चाहिए। सीखने के परिणामों की वर्तमान स्थिति और जो आवश्यक है, उनके बीच की खाई को प्रारंभिक प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और उच्चतर शिक्षा के माध्यम से शिक्षा और में गुणवत्ता, इक्विटी और सिस्टम अखंडता लाने वाले प्रमुख सुधारों के जरिए पाटा जा सकता है। 2040 तक भारत के लिए एक ऐसी शिक्षा प्रणाली का लक्ष्य होना चाहिए जो कि किसी से पीछे नहीं है। एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था जहां किसी भी सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि से संबंध रखने वाले शिक्षार्थियों को समान रूप से सर्वोच्च गुणवत्ता की शिक्षा उपलब्ध हो। यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 21वीं शताब्दी की पहली शिक्षा नीति है, जिसका लक्ष्य हमारे देश के विकास के लिए अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा करना है। यह नीति भारत की परंपरा और सांस्कृतिक मूल्यों के आधार को बरकरार रखते हुए 21वीं सदी की शिक्षा के लिए आकांक्षात्मक लक्ष्यों जिसमें जीडी एसडीजी 4 शामिल है। ये संयोजन में शिक्षा व्यवस्था, उसके नियमन और गवर्नेंस सहित सभी पक्षों में सुधार और पुनर्गठन का प्रस्ताव रखती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रत्येक व्यक्ति में निहित रचनात्मक क्षमताओं के विकास पर जोर देती है। यह नीति इस सिद्धांत पर आधारित है कि शिक्षा से न केवल साक्षरता और संज्ञान संज्ञा संख्या ज्ञान जैसी बुनियादी क्षमताओं के साथ साथ उच्चतर स्तर की तार्किक और समस्या समाधान संबंधी संज्ञानात्मक क्षमताओं का विकास होना चाहिए, बल्कि नैतिक, सामाजिक और भावनात्मक स्तर पर भी व्यक्ति का विकास होना आवश्यक है। प्राचीन और सनातन भारतीय ज्ञान और विचार की समृद्ध परंपरा के आलोक में यह नीति तैयार की गई है। ज्ञान, प्रज्ञा और सत्य की खोज को भारतीय विचार परंपरा और दर्शन में सदा सर्वोच्च मानवीय लक्ष्य माना जाता था। प्राचीन भारत में शिक्षा का लक्ष्य सांसारिक जीवन अथवा स्कूल के बाद की जीवन की तैयारी के रूप में ज्ञान अर्जन नहीं, बल्कि पूर्ण आत्मज्ञान और मुक्ति के रूप में माना गया था। तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, वल्लभी, ये क्या है? 4 प्राचीन यूनिवर्सिटी, इनका नाम अच्छे से याद रखना। तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, वल्लभी। ये पूछ लेंगे कि प्राचीन यूनिवर्सिटी के नाम बताओ। विश्व स्तरीय संस्थाओं ने अध्ययन के विविध क्षेत्रों में शिक्षण और शोध के ऊंचे प्रतिमान स्थापित किए थे और विभिन्न पृष्ठभूमि और देशों में से आने वाले विद्वानों को लाभान्वित किया था। इसी शिक्षा व्यवस्था ने चरक, सुश्रुत, आर्यभट्ट, बरहामी, भास्कराचार्य, ब्रह्मगुप्त, चाणक्य, चक्रपाणी, दत्ता, माधव, पाणिनि, पतंजलि, नागार्जुन, गौतम, पिंगला, शंकरदेव, मैत्री और गार्गी और थ्रुवल्लुवर जैसे अनेकों महान विद्वानों को जन्म दिया। इन विद्वानों ने वैश्विक स्तर पर ज्ञान के विविध क्षेत्रों जैसे गणित, खगोल विज्ञान, धातु विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान, शल्य और सिविल इंजीनियरिंग, भवन निर्माण, नौकायान निर्माण और दिशा ज्ञान, योग, ललित कला, शतरंज इत्यादि में प्रमाणित रूप से मौलिक योगदान किए। भारतीय संस्कृति और दर्शन का विश्व में बड़ा प्रभाव रहा है। वैश्विक महत्व की इस समृद्ध विरासत को आने वाली पीढ़ियों के लिए ना सिर्फ सहेज कर संरक्षित रखने की जरूरत है, बल्कि हमारी शिक्षा व्यवस्था द्वारा उस पर शोध कार्य होने चाहिए और उसे समृद्ध किया जाना चाहिए। नए नए उपयोग भी सोचे जाने चाहिए। शिक्षा व्यवस्था में किए जा रहे बुनियादी बदलावों के केंद्र में अवश्य ही शिक्षक होने चाहिए। शिक्षा की नई नीति को निश्चित तौर पर हर स्तर पर शिक्षकों को समाज में सर्वाधिक सम्मानीय अनिवार्य सदस्य के रूप में पुनः स्थान देने की आवश्यकता करनी चाहिए, क्योंकि शिक्षक ही नागरिकों की हमारी अगली पीढ़ी को सही मायने में आकार देते हैं। इस नीति द्वारा शिक्षकों को के समक्ष सक्षम बनाने के लिए हर संभव कदम उठाए जाने की आवश्यकता है, जिससे वे अपने कार्य को प्रभावी रूप से कर सकें। नई शिक्षा नीति को हर स्तर पर शिक्षण के पेशे में सबसे होनहार लोगों का नियम करने की आवश्यकता होगी, जिससे कि उनकी आजीविका, सम्मान, मान मर्यादा, स्वायत्तता सुनिश्चित करनी होगी। साथ ही तंत्र में गुणवत्ता नियंत्रण और जवाबदेही की बुनियादी प्रक्रियाओं भी स्थापित करनी होगी। नई शिक्षा नीति को सभी विद्यार्थियों के लिए, चाहे उसका निवास स्थान कहीं भी हो, गुणवत्ता पूर्वक शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध करानी होगी। इस कार्य में ऐतिहासिक रूप से हाशिए पर रह रहे समुदाय, वंचित और अल्प प्रतिनिधित्व वाले समूहों पर विशेष ध्यान दिए जाने की जरूरत है। शिक्षा बराबरी सुनिश्चित करने का बड़ा माध्यम है।
इसके द्वारा समाज में समानता, समावेशन, सामाजिक आर्थिक रूप से गतिशीलता हासिल की जा सकती है। ऐसे समूह के सभी बच्चों के लिए परिस्थितिजन्य बाधाओं के बावजूद हर संभव पहल की जानी चाहिए, जिससे वे शिक्षा व्यवस्था में प्रवेश भी पा सकें और उत्कृष्ट प्रदर्शन भी कर सकें। इन सभी बातों का नीति में समावेश भारत की समृद्ध विविधता और संस्कृति के प्रति सम्मान रखते हुए और साथ ही देश के स्थानीय और वैश्विक संदर्भ में आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए होना चाहिए। भारत के युवाओं को भारत देश के बारे में और उसकी विविध सामाजिक, सांस्कृतिक, तकनीकी आवश्यकताओं सहित यहाँ की अद्वितीय कला, भाषा और ज्ञान परंपराओं के बारे में ज्ञानवान बनाना राष्ट्रीय गौरव, आत्मविश्वास, आत्मज्ञान, परस्पर सहयोग और एकता की दृष्टि से और भारत के सतत ऊंचाइयों की ओर बढ़ने के लिए की दृष्टि से अति आवश्यक है। पिछली नीतियां, मतलब पिछली नीतियों को ध्यान में रखकर भी एनईपी 2020 को बनाया गया है। पिछली नीतियां क्या थी? शिक्षा पर पिछली नीतियों का जोर मुख्य रूप से शिक्षा तक पहुंचने के मुद्दों पर था। 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जिसे 1992 एनपी 1986 1992 में संशोधित किया गया। मतलब 1980 से सबसे पहले बनी थी 1968 में। ओके, कब बनी थी? 1968 में। 96 की कहां पे फिर से उसको संशोधित करके बनाया गया 1986, और 98 को संशोधित करके बनाया गया था 1992 में। मतलब नई नीति नहीं बनाई गई थी, सबसे पहले बनी थी 96 में, फिर 1986 में बनी, उसको इसको संशोधित किया, मतलब इसमें बदलाव सुधार किए थोड़े, फिर इसको बनाया, फिर उसके बाद बनी आपकी 2020। ओके, तो 2020 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति है। तो इसमें इसी यही बोला गया है कि 1986 का संशोधन किया 92 में। ओके, और के अधूरे काम को इस नीति के द्वारा पूरा करने का भरपूर प्रयास किया। और 1986 मतलब 1986 की जो नीति बनी थी उसमें जो भी कमियां रह गई थी उसका संशोधन करके 1992 में बनी नीति। पिछली नीति के बाद से एक बड़ा कदम निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम में जोड़ा गया। मतलब आरटीआई एक्ट आया था 2009 में, जिसने क्या कहा कि सभी को निःशुल्क शिक्षा होगी। 6 से 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी, जिसने सार्वभौमिक प्रारंभिक शिक्षा सुलभ कराने हेतु कानूनी आधार उपलब्ध कराया। मतलब कानूनी रूप से ये अनिवार्य होगा कि निःशुल्क शिक्षा दी जाए। इस नीति के आधार पर, इस नीति के आधार सिद्धांत क्या थे? देखिए, शैक्षिक प्रणाली के उद्देश्य अच्छे इंसानों का विकास करना है, जो तर्कसंगत, मतलब ऐसे इंसानों का विकास करना है जो तर्कसंगत विचार रखते हो, कार्य करने में सक्षम हो, जिसमें करुणा और सहानुभूति भी हो, साहस और लचीलापन हो, वैज्ञानिक चिंतन हो और रचनात्मक कल्पना शक्ति हो, नैतिक मूल्य के और आधार भी हो। इसका उद्देश्य ऐसे उत्पाद लोगों को तैयार करना है जो कि अपने संविधान द्वारा परिकल्पित समावेशी हो, बहुलतावादी समाज के निर्माण में बेहतर तरीके से योगदान करें। एक अच्छी शैक्षणिक संस्था वह है जिसमें प्रत्येक छात्र का स्वागत किया जाता है, उसकी देखभाल की जाती है, जहां एक सुरक्षित और प्रेरणादायक शिक्षण वातावरण मौजूद होता है, जहां सभी छात्रों को सीखने के लिए विविध प्रकार के अनुभव उपलब्ध कराए जाते हैं और जहां सीखने के लिए अच्छे बुनियादी ढांचे और उपयुक्त संसाधन उपलब्ध है। ये सब हासिल करना प्रत्येक शिक्षा संस्थान का लक्ष्य होना चाहिए। तथापि साथ ही विभिन्न संस्थानों के बीच और शिक्षा के हर स्तर पर परस्पर से जुड़ाव और समन्वय आवश्यक है। मूलभूत सिद्धांत जो बड़े स्तर पर शिक्षा प्रणाली और साथ ही व्यक्तिगत संस्थानों दोनों का मार्गदर्शन करेंगे। तो मूलभूत सिद्धांत क्या है? हर बच्चे की विशिष्ट क्षमताओं को स्वीकृति, पहचान और उसके विकास हेतु प्रयास करना। शिक्षकों और अभिभावकों को इन क्षमताओं के प्रति संवेदनशील बनाना, जिससे कि वे बच्चे की अकादमिक व अन्य क्षमताओं में उसके सर्वांगीण विकास पर पूरा ध्यान दें। बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान को सर्वाधिक प्राथमिकता देना, जिससे सभी बच्चे कक्षा 3 तक साक्षरता, संख्या ज्ञान जैसे सीखने के मूलभूत कौशलों को हासिल कर सकें। लचीलापन, ताकि शिक्षार्थियों में उनके सीखने के तौर तरीके, कार्यक्रमों को चुनने की क्षमता हो और इस तरह वे अपनी प्रतिभा रुचियों के अनुसार जीवन में अपना रास्ता चुन सकें। कला और विज्ञान के बीच, पाठ्यक्रम और पाठ्येतर गतिविधियों के बीच, व्यावसायिक और शैक्षणिक धाराओं आदि के बीच कोई स्पष्ट अलगाव ना हो, जिससे ज्ञान क्षेत्रों के बीच हानिकारक ऊंच नीच और परस्पर दूरी और असमता को दूर किया जा सके। सभी ज्ञान की एकता, अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए एक बहुविषयक दुनिया के लिए विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, कला, मानविकी और खेल के बीच एक बहुविषयक मल्टी डिसिप्लिनरी और समग्र शिक्षा का विकास। अवधारणात्मक समझ पर जोर, ना कि रटंत पत्ती, केवल परीक्षा के लिए पढ़ाई। रचनात्मक और
तार्किक सोच, तार्किक निर्णय लेने और नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए नैतिकता, मानवीय और संवैधानिक मूल्य जैसे सहानुभूति, दूसरों के लिए सम्मान, स्वच्छता, शिष्टाचार, लोकतांत्रिक भावना, सेवा की भावना, सार्वजनिक संपत्ति के लिए सम्मान, वैज्ञानिक चिंतन, स्वतंत्रता, जिम्मेदारी, बहुलतावाद, समानता और न्याय। तो ये सब एनईपी 2020 के गोल हैं। बहुभाषिकता मतलब और अध्ययन अध्यापन के कार्य में भाषा की शक्ति को प्रोत्साहन, जीवन कौशल जैसे आपसी संवाद, सहयोग, सामूहिक कार्य और लचीलापन, सीखने के लिए सतत मूल्यांकन पर जोर, इसके बजाय कि साल के अंत में होने वाली परीक्षाओं को केंद्र में रखकर शिक्षण हो, जिससे कि आज की कोचिंग संस्कृति को बढ़ावा मिलता है। तकनीकी के यथासंभव प्रयोग पर जोर, अध्ययन अध्यापन कार्य में भाषा संबंधी बाधाओं को दूर करने में, दिव्यांग बच्चों के लिए शिक्षा को सुलभ बनाने में और शैक्षणिक नियोजन और प्रबंधन में सभी पाठ्यक्रम शिक्षण शास्त्र और नीति में स्थानीय संदर्भ में विविधता और स्थानीय परिवेश के लिए एक सम्मान हमेशा ध्यान में रखते हुए शिक्षा एक समवर्ती विषय है। सभी शैक्षणिक निर्णयों की आधारशिला के रूप में पूर्ण क्षमता समावेशन, साथ ही शिक्षा को लोगों की पहुंच और सामर्थ्य के दायरे में रखना, यह सुनिश्चित करने के लिए सभी छात्र शिक्षा प्रणाली में सफलता हासिल कर सकें। स्कूली शिक्षा को उच्चतर शिक्षा तक सभी स्तरों की शिक्षा पाठ्यक्रम में तालमेल और प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा से शिक्षकों और संकाय को सीखने की प्रक्रिया का केंद्र मानना, उनकी भर्ती और तैयारी, उत्सुक व्यवस्था, निरंतर व्यावसायिक विकास, सकारात्मक कार्य वातावरण और सेवा स्थिति, शैक्षिक प्रणाली की अखंडता, पारदर्शिता और संसाधन कुशलता, ऑडिट्स और सार्वजनिक प्रकटीकरण के माध्यम से सुनिश्चित करने के लिए एक हल्का लेकिन प्रभावी नियामक ढांचा, साथ ही साथ स्वायत्तता, सुशासन, सशक्तिकरण के माध्यम से नवाचार और आउट ऑफ द बॉक्स विचारों को प्रोत्साहित करना, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और विकास के लिए उत्कृष्ट स्तर पर शोध, शैक्षिक विशेषज्ञों द्वारा निरंतर अनुसंधान और नियमित मूल्यांकन के आधार पर प्रगति की सतत समीक्षा, भारतीय जड़ों और गौरव से बंधे रहना, और जहां प्रासंगिक लगे वहां भारत की समृद्ध और विविध प्राचीन और आधुनिक संस्कृति और ज्ञान प्रणाली और परंपराओं को शामिल करना और उनसे प्रेरणा पाना। शिक्षा एक सार्वजनिक सेवा है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच को प्रत्येक बच्चे का मौलिक अधिकार माना जाना चाहिए। एक मजबूत जीवन सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली में पर्याप्त निवेश, साथ ही सच्चे परोपकारी और निजी और सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहित और सुविधा। इस नीति का विजन, इस राष्ट्रीय शिक्षा का विजन भारतीय मूल्यों में से विकसित शिक्षा प्रणाली है, जो सभी को उच्चतर गुणवत्ता शिक्षा उपलब्ध कराने और भारत को वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाकर भारत को एक जीवंत और न्याय संगत ज्ञान समाज में बदलने के लिए प्रत्यक्ष रूप से योगदान करेगी। नीति में परिकल्पित है कि हमारे संस्थानों की पाठचर्या और शिक्षाविद छात्राओं में अपने मौलिक दायित्वों और संवैधानिक मूल्यों, देश के साथ जुड़ाव, बदलते विश्व में नागरिक की भूमिका और उत्तरदायित्वों की जागरूकता उत्पन्न करे। नीति का विजन छात्रों में भारतीय होने का गर्व न केवल विचार में बल्कि व्यवहार, बुद्धि और कार्यों में भी, और साथ ही ज्ञान और कौशल, मूल्यों और सोच में भी होना चाहिए, जो मानव अधिकारों, स्थायी विकास और जीवन यापन तथा वैश्विक कल्याण के लिए प्रतिबद्ध हो, ताकि वे सही मायने में वैश्विक नागरिक बन सके। भाग 1, स्कूल शिक्षा। स्कूल शिक्षा कैसी होनी चाहिए? यह नीति वर्तमान में, पहले क्या थी नीति, तब बनी थी 1986 में बनी थी, तब कौन सा लिया था इसका ढांचा? 10+2 का, ठीक है, कि मतलब 10th क्लास तक पढ़ेंगे बच्चे, 12th तक पढ़ेंगे वाली शिक्षा व्यवस्था को 3 से 18 वर्ष के सभी बच्चों के लिए पाठचर्या, पहले ये शिक्षा नीति में 10+2 चलती थी, लेकिन अब दिनचर्या, अब क्या, कौन सी पाठचर्या और शिक्षण शास्त्रीय आधार पर ये चल रही है प्रेजेंट में 5+3+3+4 की एक नई व्यवस्था को पुनर्गठित करने की बात करती है, जैसा कि यहाँ दी गई आकृति में दिया गया है। अध्याय 4 में इसको विवरण में बताया गया है, जो आगे नेक्स्ट पढ़ेंगे। पहले ये वाली नीति चलती थी 10+4 की, अब कौन सी चलने लगी है? अब चलने लगी है 5+3+3+4, ठीक है। अब इसको डिटेल में आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके, वर्तमान में 3 से 6 वर्ष की उम्र में बच्चे 10+2 के वाले ढांचे में शामिल नहीं है,
क्योंकि 6 वर्ष के बच्चों को कक्षा 1 में प्रवेश दिया जाता है और नए 5+3+3 4 ढांचे में 3 वर्ष के बच्चों को शामिल कर प्रारंभिक बाल अवस्था देखभाल शिक्षा ईसीसीआई की एक मजबूत बुनियाद को शामिल किया गया है, जिससे आगे चलकर बच्चों का विकास बेहतर हो, वे बेहतर उपलब्धियां हासिल कर सकें और खुशहाल हो। प्रारंभिक बाल अवस्था देखभाल और शिक्षा सीखने की नींव। बच्चे के मस्तिष्क का विकास 85% विकास 6 वर्ष की अवस्था से पूर्व हो जाता है। बच्चों के मस्तिष्क की उचित विकास शारीरिक वृद्धि को सुनिश्चित करने के लिए उसके आरंभिक 6 वर्षों को महत्वपूर्ण माना जाता है। वर्तमान समय में विशेष रूप से सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि के करोड़ों बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक बाल अवस्था देखभाल और शिक्षा उपलब्ध नहीं है। इसलिए ईसीसीई में भाग लेने ईसीसीए में निवेश करने से इसकी पहुंच देश बच्चों तक हो सकती है, जिससे सभी बच्चों को शैक्षिक प्रणाली में भाग लेने और तरक्की करने में के समान अवसर मिल सकेंगे। ईसीसी संभवतः क्षमता स्थापित करने के लिए सबसे शक्तिशाली माध्यम हो सकता है। प्रारंभिक बाल अवस्था विकास देखभाल और के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के सार्वभौमिक प्रावधानों को जल्द से जल्द निश्चय ही वर्ष 2030 से पूर्व उपलब्ध किया जाना चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पहली कक्षा में प्रवेश पाने वाले सभी बच्चे स्कूली शिक्षा के लिए पूरी तरह तैयार हैं। 1.2 ईसीसीआई में मुख्य रूप से लचीली होनी चाहिए, बहुआयामी हो, बहुस्तरीय हो, खेल आधारित हो, गतिविधि आधारित हो, खोज आधारित हो। शिक्षा को शामिल किया गया है, जैसे अक्षर, भाषा, संख्या, गिनती, रंग, आकार, इंडोर, आउटडोर खेल, पहेलियां और तार्किक सोच, समस्या सुलझाने की कला, चित्रकला, पेंटिंग, अन्य दृश्य कला, शिल्प, नाटक, कठपुतली, संगीत और अन्य गतिविधियों को शामिल करते हुए इसके साथ अन्य कार्य जैसे सामाजिक कार्य, मानवीय संवेदना, अच्छे व्यवहार, शिष्टाचार, नैतिकता, व्यक्तिगत और सामाजिक स्वच्छता, समूह में कार्य करना और अपनी आपसी सहयोग को विकसित करने पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है। ईसीसी का समग्र उद्देश्य बच्चों का शारीरिक भौतिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, समाज संवेगात्मक नैतिक विकास और सांस्कृतिक विकास, संवाद के लिए प्रारंभिक भाषा साक्षरता और संज्ञानात्मक ज्ञान के विकास में अधिकतर परिणामों को प्राप्त करना है। एनसीईआरटी द्वारा वर्ष 8 की आयु तक के सभी बच्चों के लिए 2 भागों में प्रारंभिक बाल अवस्था की शिक्षा के लिए एक उत्कृष्ट पाठ्यक्रम और शैक्षणिक ढांचा एनसीपीएफ ईसीसीआई विकसित किया जाएगा, अर्थात 0 से 3 वर्ष के बच्चों के लिए एक सब फ्रेमवर्क और 3 से 8 साल के लिए एक अन्य सब फ्रेमवर्क का विकास किया जाएगा। उपरोक्त दिशा निर्देशों के द्वारा अनुसार ईसीसी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नवाचार और सर्वोत्तम प्रथाओं पर नवीनतम शोध को शामिल करेगा, विशेष रूप से उन प्रथाओं को जो भारत में कई शताब्दियों से बाल अवस्था की शिक्षा के विकास के लिए समृद्ध है। वे स्थानीय परंपराओं में विकसित हुई है, जिनमें कला, कहानियां, कविता, खेल, गीत और बहुत कुछ शामिल है। इन सभी को मुख्य रूप से शामिल किया जाएगा। शिक्षा का यह मॉडल माता पिता दोनों के साथ साथ प्रारंभिक बाल अवस्था की देखभाल और शिक्षा के लिए एक मार्गदर्शन के रूप में काम करेगा। पूरे देश में चरणबद्ध तरीके से उच्चतर गुणवत्ता वाले ईसीसीई संस्थानों के लिए सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करना वृहद लक्ष्य होगा। पिछड़े जिलों और अन्य क्षेत्रों पर विशेष ध्यान और प्राथमिकता देनी होगी, जो सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हैं। विस्तृत और सशक्त ईसीसी संस्थानों द्वारा ईसीसी प्रणाली को लागू किया जाएगा, जिसमें पहले से काफी विस्तृत और सशक्त रूप से अकेले चल रहे आंगनबाड़ियों के माध्यम से प्राथमिक विद्यालयों के साथ स्थित आंगनबाड़ियों के माध्यम से पूर्व प्राथमिक विद्यालय जो कम से कम 5 से 6 वर्ष पूरा करेंगे, प्राथमिक विद्यालयों के साथ स्थित इनके माध्यम से अकेले चल रहे प्री स्कूल के माध्यम से इसे लागू किया जाएगा। ये सभी विद्यालय ईसीसी के पाठ्यक्रम और शिक्षण में प्रशिक्षण कर्मचारियों और शिक्षकों को भर्ती करेंगे। प्रारंभिक बाल अवस्था देखभाल और शिक्षा ईसीसीई की सार्वभौमिक पहुंच के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों को उच्च गुणवत्ता के बुनियादी ढांचे, खेलने के उपकरण और अन्य रूप से प्रशिक्षण आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं शिक्षकों के साथ सशक्त बनाया जाएगा। प्रत्येक आंगनबाड़ी में समृद्ध शिक्षा के वातावरण के साथ अच्छी तरह से डिजाइन किया हुआ हवादार, बाल सुलभ और निर्मित भवन होगा। आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चे गतिविधि से भरे पर्यटन करेंगे और अपने स्थानीय प्राथमिक स्कूलों के शिक्षकों और छात्रों से मिलेंगे, ताकि आंगनबाड़ी केंद्रों से प्राथमिक स्कूलों में संक्रमण को सुचारू बनाया जा सके। आंगनबाड़ियों को स्कूल परिसरों समूहों में पूरी तरह से एकीकृत किया जाएगा और आंगनबाड़ी बच्चों, माता पिता और
स्कूल शिक्षकों को स्कूल के विभिन्न कार्यक्रमों में परस्पर भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। यह परिकल्पना की गई है कि 5 वर्ष की आयु से पहले हर बच्चा प्रारंभिक कक्षा बाल वाटिका जो कि कक्षा 1 से पहले है स्थानांतरित हो जाएगा, जिससे एक ईसीसीआई योग्य शिक्षक है। तैयारी कक्षा में सीखने को प्रमुख रूप से खेल आधारित शिक्षा पर आधारित होनी चाहिए, जिससे संज्ञानात्मक, भावनात्मक और शारीरिक क्षमताओं, प्रारंभिक साक्षरता, संख्या ज्ञान विकसित करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। दोपहर में मध्याह्न भोजन कार्यक्रम को प्राथमिक विद्यालय के साथ साथ तैयारी कक्षाओं तक भी विस्तारित की जाना चाहिए। स्वास्थ्य के विकास की निगरानी और जांच परीक्षण जो आंगनवाड़ी व्यवस्था में उपलब्ध है, उसे प्राथमिक स्कूलों की तैयारी कक्षाओं के छात्रों को भी उपलब्ध कराया जाएगा। ईसीसीई शिक्षकों के शुरुआती कैडर को तैयार करने के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं शिक्षकों को एनसीईआरटी द्वारा विकसित पाठ्यक्रम शिक्षण शास्त्रीय फ्रेमवर्क के अनुसार एक व्यवस्थित तरीके से प्रशिक्षण दिया जाएगा। 10+2 और उससे अधिक योग्यता वाले आंगनवाड़ी कार्यकर्ता शिक्षक को एसीसी में 6 महीने का प्रमाण पत्र कार्यक्रम कराया जाएगा और वह शैक्षणिक योग्यता कर रखने वाले को 1 वर्ष का डिप्लोमा कार्यक्रम कराया जाएगा, जिसमें प्रारंभिक साक्षरता संख्या और ईसीसी के अन्य प्रासंगिक पहलुओं को भी शामिल किया जाएगा। इन कार्यक्रमों को डिजिटल दूरस्थ माध्यम से डीटीएच चैनलों के साथ साथ स्मार्टफोन के माध्यम से चलाया जा सकता है, जिससे शिक्षकों को अपने वर्तमान कार्य की न्यूनतम व्यवधान के साथ ईसीसी योग्यता प्राप्त करने में सहूलियत मिल पाएगी। आंगनवाड़ी कार्यक्रमियों शिक्षकों को ईसीसी प्रशिक्षण को शिक्षा विभाग के क्लस्टर रिसोर्स सेंटर द्वारा मेंटर किया जाएगा और निरंतर मूल्यांकन के लिए कम से कम एक मासिक कक्षा भी चलाएगा। दीर्घावधि में राज्य सरकारों को चरण विशेष व्यवसाय प्रशिक्षण, मार्गदर्शन की व्यवस्था और कैरियर मैपिंग के जरिए आरंभिक बाल अवस्था में देखभाल और शिक्षा के लिए व्यावसायिक रूप से योग्य शिक्षकों के कैडरों को तैयार करना चाहिए। इन शिक्षकों को प्रारंभिक व्यावसायिक तैयारी और सतत व्यावसायिक विकास सीडीपी के लिए आवश्यक सुविधाओं का विकास किया जाना चाहिए। ईसीसी के चरणबद्ध तरीके से आदिवासी बहुल क्षेत्रों की आश्रम शालाओं में भी शुरू किया जाएगा। आश्रम शालाओं में ईसीसी को एकीकृत करने और इसे लागू करने की प्रक्रिया ऊपर दिए गए विवरण जैसी भी होगी। ईसीसी कार्यक्रम और शिक्षण विधि की जिम्मेदारी मानव संसाधन विकास मंत्रालय की होगी। ईसीसी की जिम्मेदारी होगी मानव संसाधन विकास मंत्रालय की होगी, ओके, ताकि प्राथमिक विद्यालय के माध्यम से पूर्व प्राथमिक विद्यालय तक इसकी निरंतरता सुनिश्चित की जा सके। शिक्षा के मूलभूत पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया जा सके। प्रारंभिक बाल अवस्था देखभाल और शिक्षा पाठ्यक्रम की योजना और क्रियान्वयन मानव संसाधन विकास मंत्रालय और महिला बाल विकास, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा। स्कूली शिक्षा में प्रारंभिक बाल अवस्था देखभाल और शिक्षा के सुचारू एकीकरण और सतत मार्गदर्शन के लिए एक विशेष संयुक्त कार्यबल का गठन किया जाएगा। बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान सीखने के लिए एक तात्कालिक आवश्यकता और पूर्व शर्त। सभी विद्यालयों के छात्रों द्वारा पढ़ने और लिखने और संख्याओं के साथ कुछ बुनियादी संक्रियाएं करने की क्षमता आगे की स्कूली शिक्षा में और जीवन भर सीखते रहने की बुनियाद तकनीक है और भविष्य में सीखने की एक पूर्व शर्त भी है। हालांकि विभिन्न सरकारी साथ ही गैर सरकारी सर्वेक्षणों से यह संकेत मिलता है कि हम वर्तमान में सीखने की एक गंभीर समस्या से जूझ रहे हैं। वर्तमान में प्राथमिक विद्यालय में बड़ी संख्या में शिक्षार्थियों ने, जिसकी अनुमानित संख्या 5 करोड़ से अधिक है, बुनियादी साक्षरता संख्या ज्ञान भी नहीं सीखा, अर्थात ऐसे बच्चों को सामान्य लेख को पढ़ने समझने और अंकों के साथ बुनियादी जोड़ और घटाव करने की क्षमता भी नहीं है। सभी बच्चों के लिए मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान को प्राप्त करना तत्काल रूप से एक राष्ट्रीय अभियान बनेगा, जिसे कई मोर्चों पर किए जाने वाले तात्कालिक उपायों और स्पष्ट लक्ष्यों के साथ अल्पावधि से प्राप्त किया जाएगा, जिससे प्रत्येक छात्र को कक्षा 3 तक मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान आवश्यक रूप से प्राप्त करना शामिल किया गया है। शिक्षा प्रणाली को सर्वोच्च प्राथमिकता 2025 तक प्राथमिक विद्यालय में सार्वभौमिक मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान प्राप्त करना होगा। सीखने की बुनियादी आवश्यकताओं अर्थात मूलभूत स्तर पर पढ़ना लिखना अंकगणित को हासिल करने पर
ही हमारे विद्यालयों के लिए बाकी नीति प्रासंगिक होगी। इसके लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा एमएचआरडी द्वारा प्राथमिक आधार पर आधारभूत साक्षरता संख्यात्मकता पर एक राष्ट्रीय मिशन स्थापित किया जाएगा। उसके अनुसार सही प्राथमिकता उच्चतर प्राथमिक विद्यालयों में सार्वभौमिक मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान के लिए राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सरकारें 2025 तक प्राप्त किए जा सकने वाले चरणवार चिन्हित कार्यों और लक्ष्यों की पहचान करते हुए और उसकी प्रगति को बारीकी से जांच और निगरानी करते हुए अवलंब एक क्रियान्वयन योजना तैयार करेंगी। सर्वप्रथम शिक्षकों के रिक्त स्थानों को जल्द से जल्द समयबद्ध तरीके से भरा जाएगा। विशेष रूप से वंचित क्षेत्रों उन क्षेत्रों में जहां शिक्षक बच्चों का अनुपात ज्यादा हो, जहां साक्षरता की दर निम्न हो, वहां स्थानीय शिक्षक और स्थानीय भाषा से परिचित शिक्षकों को नियुक्त करने पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रत्येक स्कूल में शिक्षक विद्यार्थी के अनुपात का पीआरटी मतलब प्राइमरी में 30 बच्चों पर एक टीचर होगा कम से कम। और सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित अधिक वाले क्षेत्रों में स्कूलों में शिक्षण विद्यार्थियों का अनुपात पीआरटी 25 है, जहाँ पे मतलब सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, वहां पे 25 बच्चों में एक शिक्षक होगा। कक्षा स्तर से नीचे के बच्चों को मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान सिखाने के उद्देश्य से शिक्षकों को सतत व्यापक विकास सीडीपी के साथ समन्वित और उत्साहित और प्रशिक्षित किया जाएगा। पाठचर्या की बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान पर अतिरिक्त ध्यान दिया जाएगा और पूरे प्रारंभिक और माध्यमिक स्कूल पाठचर्या के दौरान एक मजबूत सतत रचनात्मक और अनुकूल मूल्यांकन प्रणाली के साथ विशेष रूप से प्रत्येक बच्चों को सिखाना है कि ट्रैक किया जाएगा और सामान्यतः पढ़ने लिखने बोलने गिनने अंकगणित और गणितीय चिंतन पर अधिक ध्यान केंद्रित होगा। विद्यार्थियों को इन क्षेत्रों में प्रोत्साहित करने के लिए उन पर प्रतिदिन अतिरिक्त ध्यान दिया जाएगा। वर्ष भर विभिन्न मौकों पर इन विषयों से संबंधित गतिविधियों को लागू किया जाएगा। मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान पर नए सिरे से जोर देने के लिए शिक्षक शिक्षा और प्रारंभिक ग्रेड पाठचर्या को नए सिरे से डिजाइन किया जाएगा। वर्तमान समय में ईसीसी की सभी तरह की पहुंच नहीं होने के कारण बच्चों को एक बड़ा हिस्सा प्रथम कक्षा में प्रवेश पाने के कुछ ही हफ्तों बाद अपने सहपाठियों से पिछड़ जाता है। इसलिए एनसीईआरटी और एनसीईआरटी के द्वारा कक्षा 1 के विषय विद्यार्थियों के लिए अल्पकालीन 3 महीने का प्ले आधारित स्कूल तैयार मॉड्यूल बनाया जाएगा, जिसमें गतिविधियां और वर्कबुक होगी, जिसमें अक्षर ध्वनियां शब्द अंक आकार संख्या आदि शामिल होंगे। इस मॉड्यूल को क्रियान्वित करने में सहपाठियों अभिभावकों का योगदान लिया जाएगा। इससे यह सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी कि हर विद्यार्थी स्कूल के लिए तैयार है। द डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग दीक्षा द डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग दीक्षा पर बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान पर उपलब्ध गुणवत्ता वाले संसाधनों का एक राष्ट्रीय भंडार उपलब्ध कराया जाएगा। तकनीकी दखल को दीक्षा का ये फुल फॉर्म याद रखना, द डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। ये आ जाता है एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, दीक्षा का फुल फॉर्म बताओ। तकनीकी दखल को शिक्षकों के लिए एक मदद के रूप में पहले प्रयोगात्मक किया जाएगा और फिर लागू किया जाएगा। इसमें शिक्षक विद्यार्थियों के बीच भाषाई बाधाओं को दूर करने का उपाय शामिल है। वर्तमान में बड़े पैमाने पर बच्चे नहीं सीख रहे हैं। यह बड़ा संकट है। सभी के लिए साक्षरता संख्या ज्ञान प्राप्त करने के लिए इस महत्वपूर्ण मिशन में शिक्षकों का सहयोग करने के लिए सभी व्यावसायिक तरीकों का पता लगाया जाएगा। दुनिया भर के अध्ययन से पता चलता है कि जब सहपाठी एक दूसरे से सीखते सिखाते हैं, यह काफी प्रभावी है। इस प्रकार प्रशिक्षित शिक्षकों की देखरेख में सुरक्षा पहलुओं के उचित ध्यान रखकर साथ ही छात्रों के पीयर ट्यूटरिंग को एक स्वैच्छिक और आनंदपूर्ण गतिविधि के रूप में लिया जा सकता है। स्थानीय और गैर स्थानीय दोनों प्रकार के प्रशिक्षण वॉलंटियर्स के लिए एक बड़े पैमाने के अभियान में भाग लेना बहुत आसान बनाया जाएगा। यदि समुदाय का प्रत्येक साक्षर सदस्य किसी एक छात्र को पढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हो जाए, तो इससे देश का परिदृश्य शीघ्र ही बदल जाएगा और इस मिशन को अत्यधिक प्रोत्साहन और समर्थन किया जाएगा। राज्य का इस तरह के शिक्षण संकट के दौरान मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान को बढ़ावा देने के लिए इस तत्काल राष्ट्रीय मिशन में पीयर ट्यूटरिंग और वॉलंटियर को बढ़ावा देने के लिए एक नवीन मॉडल स्थापित करने पर विचार कर सकते हैं। साथ ही साथ शिक्षकों को समर्थन के लिए अन्य कार्यक्रम शुरू कर सकते हैं। सभी भारतीय स्थानीय भाषाओं में दिलचस्पी और प्रेरणादायक बाल साहित्य और सभी स्तर पर विद्यार्थियों के लिए स्कूल स्थानीय
पुस्तकालय में बड़ी मात्रा में पुस्तकें उपलब्ध कराई जाएंगी, जिससे कि आवश्यकता अनुसार उच्चतम गुणवत्ता के अनुवाद आवश्यकता अनुसार तकनीकी मदद से ही करवाए जाएंगे। देश भर में पढ़ने की संस्कृति के निर्माण के लिए सार्वजनिक स्कूल पुस्तकालयों का विस्तार किया जाएगा। डिजिटल पुस्तकालय भी स्थापित किए जाएंगे। गांव में स्कूल लाइब्रेरी की स्थापना से समुदाय को भी लाभ होगा, जो स्कूली समय के पश्चात उसका लाभ ले सकते हैं। बुक क्लब के सदस्य इन स्कूली सार्वजनिक लाइब्रेरी में मिल सकते हैं, जिससे पढ़ने की संस्कृति को प्रोत्साहन मिलेगा। एक राष्ट्रीय पुस्तक संवर्धन नीति तैयार की जाएगी और सभी स्थानों, भाषाओं, स्तरों और शैलियों में पुस्तकों की उपलब्धता, पहुंच, गुणवत्ता और पाठकों को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक पहल की जाएगी। जब बच्चे कुपोषित या अस्वस्थ होते हैं तो बेहतर रूप से सीखने में असमर्थ होते हैं, इसलिए बच्चे को पोषण, स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य से ध्यान दिया जाएगा। पुष्टिकर भोजन और अच्छी तरह से प्रशिक्षित सामाजिक कार्यकर्ताओं, काउंसलर और स्कूली शिक्षा प्रणाली की समुदाय और भागीदारी के साथ साथ शिक्षा प्रणाली के अलावा विभिन्न सतत उपायों के माध्यम से कार्य किया जाएगा। सभी विद्यालयों में बच्चे स्कूलों द्वारा आयोजित नियमित स्वास्थ्य जांच में भाग लेंगे। इसके लिए बच्चों को स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जाएंगे। इसके अलावा कई सारे अध्ययन से यह पता चलता है कि सुबह के पौष्टिक नाश्ते के बाद कुछ घंटों में कई सारे मुश्किल विषयों का अध्ययन अधिक प्रभावी है। इस उत्पादक और प्रभावी समय का लाभ उठाया जा सकता है। यदि सुबह और दोपहर में बच्चों को क्रमशः पौष्टिक नाश्ता और भोजन दिया जाए, जहाँ पके हुए गर्म भोजन की व्यवस्था करना संभव नहीं होगा, वहाँ सादा लेकिन पौष्टिक विकल्प जैसे गुड़ के साथ मूंगफली, गुड़ मिश्रित चना या स्थानीय रूप से उपलब्ध फल उपलब्ध कराया जा सकता है। सभी स्कूली बच्चों को विशेष रूप से 100% टीकाकरण के लिए स्कूलों में नियमित स्वास्थ्य जांच कराए जाएंगी और निगरानी के लिए हेल्थ कार्ड जारी किए जाएंगे। ड्रॉप आउट बच्चों की संख्या कम करना और सभी स्तरों पर शिक्षा की सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करना। स्कूली शिक्षा प्रणाली के प्राथमिक लक्ष्यों में यह सुनिश्चित करना है कि बच्चों का स्कूल में नामांकन हो, उन्हें नियमित रूप से विद्यालय भेजा जाए। सर्व शिक्षा अभियान, सब समग्र शिक्षा और शिक्षा का अधिकार अधिनियम जैसी पहल के माध्यम से भारत ने हाल ही में वर्षों में प्राथमिक शिक्षा में लगभग सभी बच्चों का नामांकन प्राप्त करने में उल्लेखनीय प्रगति की है। हालांकि बाद के आंकड़े बच्चों को स्कूली व्यवस्था में ठहराव संबंधी कुछ गंभीर मुद्दों की ओर इशारा करते हैं। छठी कक्षा से 8वीं का GR 90.9% है, जबकि कक्षा 9 से 10 में 11 और 11 से 12 के लिए क्रमशः 79.3% और 56.5%। इसका मतलब ये है कि बच्चों का तब एडमिशन होता है तब इतने रहते हैं, 90.9% तक एडमिशन होता है। लेकिन अब 9th-10th में बच्चे आते हैं तो कितना प्रतिशत रह जाता है उसका? 79%.3 ही रह जाता है। और तब 11-12 में आती है तो संख्या, तो इनका सिर्फ एडमिशन रेशियो कितना रह जाता है? 56.5% ही रह जाता है। यह एक महत्वपूर्ण अनुपात शिक्षा प्रणाली से बाहर हो जाता है। आंकड़े यह दर्शाते हैं कि किस प्रकार से कक्षा 5 और विशेष रूप से कक्षा 8 के बाद नामांकित छात्रों का एक महत्वपूर्ण अंश शिक्षा प्रणाली से बाहर हो जाता है। वर्ष 2017-18 में NSSO के 75वें राउंड हाउस होल्ड सर्वे के अनुसार 6 से 17 वर्ष के बीच की उम्र के विद्यालय ना जाने वाले बच्चों की संख्या 3.22 करोड़ है। इन बच्चों को यथासंभव पुनः शिक्षा प्रणाली में सीख वापस लाना देश की सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। इसके साथ ही 2030 तक प्री स्कूल के माध्यम से माध्यमिक स्तर में 100% संकलन नामांकन अनुपात प्राप्त करने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ना होगा।